गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, क्या टॉपिक है? संधि। ठीक है, और संधि के विषय में हमने आपको बताया था कि जो संधि होती है वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होते हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। क्योंकि संधि शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था मेल, योग, समझौता या एक प्रकार का वर्ण विकार। ठीक है, अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप में करना है विच्छेद कहलाता है, जिसका अर्थ होता है अलग। जैसे विद्यालय है, विद्यालय के जब आप विच्छेद करेंगे है ना, तो वो क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय, क्योंकि विद्यालय एक संधि युक्त शब्द है, इसमें संधि हुई है। और जब विच्छेद करेंगे अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो विद्यालय ही टूट कर क्या बनता है? विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय, विद्यालय। ठीक, अब हम बात करते हैं संधि के भेद के विषय में। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था नंबर 1 स्वर संधि, जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण मिलता है और उनके मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, अर्थात विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण या विसर्ग के साथ स्वर वर्ण मिलता है, उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हम आपको पिछले वीडियो में स्वर संधि के विषय में मैंने आपको बताया था। स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद। देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। संधि के 3 भेद जबकि स्वर संधि के 5 भेद। क्लियर? सबसे पहला देखिए, स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। ठीक, ये स्वर संधि के भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद। और इन 5 के विषय में मैंने आपसे कहा था कि एक एक संधि के विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मैं रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है ना, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री अर्थात छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, इनमें से कोई एक हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इसी के समान ह्रस्व या दीर्घ अर्थात आ, ई, उ, री, इनमें से कोई एक आए तो समान स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, समान स्वर वर्ण मिलकर के हमेशा क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। और इसका हमने आपको सूत्र बताया था आकाश वर्णे दीर्घ, अर्थात प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ, री आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ, री आए
तो दोनों समान वर्ण मिलकर के दीर्घ होते हैं। आ बड़ा, ई यानी दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, ठीक, और रे मिलकर के दीर्घ री का निर्माण करते हैं। इतनी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज हम आपको गुण स्वर संधि के विषय में बताएंगे, ठीक है। किस विषय में? गुण स्वर संधि के विषय। और इसका जो संस्कृत सूत्र है वो है अनेक गुणक, ठीक है। यहाँ पे है तो ये स्वर संधि में दूसरी संधि, लेकिन आज हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है ये गुण स्वर संधि, ठीक, गुण स्वर संधि अनेक गुणक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूं, आप हमारे साथ ध्यानपूर्वक देखिए और अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। देखिए, यदि प्रथम शब्द के आप क्या करते हैं? यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ आ, अर्थात कह सकते हैं छोटा या बड़ा, क्लियर हो? देखिए, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न कोई भी हर्ष या दीर्घ ई री, दूसरे रिपीट करेंगे। यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ आ, अर्थात हर्ष या दीर्घ इनमें से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न का तात्पर्य इस हर्ष या दीर्घ आ से अलग, क्योंकि आपको पता है कि यदि समान आ जाएगा तो समान स्वर मिलकर के दीर्घ होते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में इससे भिन्न कोई भी हर्ष या दीर्घ ई पूरी, ठीक है, ई उ री, इनमें से कोई एक आए तो ठीक है, तो आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, तथा आ प्लस री बराबर अर हो जाता है, हो जाता है। क्लियर? देखिए, गुण स्वर संधि क्या है?
यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा आ या बड़ा आ है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न, इससे भिन्न, यानी ह्रस्व आ से भिन्न क्यों कहा हमने? क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि यदि समान होगा तो दीर्घ हो जाएगा, इसलिए इससे भिन्न कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अर्थात ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री में से, अर्थात छोटी बड़ी छोटा बड़ो री में से, यानी इनमें से कोई एक आए तो आ और ई, कोई भी आ, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व ई या दीर्घ आ ई मिल करके ए होता है, आ ई मिल करके ए, आ उ कोई भी आ यानी ह्रस्व या दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ उ, आ उ मिल करके ओ, तथा आ और री मिल करके अर होता है, ठीक है, तथा आ और री मिल करके अर हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब इसी बात को अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक है, तो यहां पे देखिए, जैसे एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है रमेश, एक शब्द है रमेश, ठीक, आपके सामने एक शब्द है रमेश। कैसा शब्द है ये? संधियुक्त शब्द। तो सबसे पहले रमेश का विच्छेद क्या होगा? और हमने बताया था कि जब भी आप विच्छेद करेंगे तो हमेशा विच्छेद करने के पश्चात जो शब्द के खंड होंगे वो सार्थक होंगे, ठीक है, उसका अर्थ होना चाहिए, अन्यथा आपका वो विच्छेद गलत हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। तो रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस, रम प्लस ईस नहीं, रमा प्लस ईस। रमा मतलब लक्ष्मी, ईस माने ईश्वर अर्थात लक्ष्मी के ईश्वर कौन? विष्णु जी, हरि, ठीक है। रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद हो गया रमा प्लस ईस, ठीक। अब हमने आपको बताया, इस परिभाषा के आधार पर इसको हम सिद्ध करेंगे। हमने आपको बताया कि यदि प्रथम शब्द के अंत में अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यहां पर देखिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? ह्रस्व दीर्घ आ आए, ह्रस्व दीर्घ आ आए, ठीक। तो क्या आ गया? दीर्घ आ गया। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? रम प्लस आ। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व दीर्घ आए तो आ गया, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इससे भिन्न, इससे ह्रस्व दीर्घ आ से भिन्न, इससे भिन्न कोई स्वर आए, कौन सा? ह्रस्व दीर्घ ई उरी, तो क्या आ गया? ठीक है, प्लस बड़ी ई आ गया, प्लस है ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में से भिन्न ह्रस्व दीर्घ ई उरी में से कोई एक आए, तो आ गया ई। तब देखिए यहां लिखा है इनमें से कोई आए तो आ ई मिलकर के ए होते हैं, अर्थात यहां देखिए आ ई मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहां हो गया रम प्लस ए प्लस शा, ठीक। अब अगर हम आपसे पूछें संधि किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण आपस में मिलेंगे, क्योंकि संधि वर्णों का मेल, यहाँ मां के साथ ए लगेगा, और एक ऐसा मां अर्धमां, यानी स्वर रहित मां, तो इसलिए मां में ए जुड़ेगा, तो ये यहां बन जाएगा, ये मां जब ए इसमें लगेगा तो ये ए हो गया और ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्वर सहित हो गया। अभी तक स्वर रहित था, अब स्वर सहित हो गया। अब आपका क्या होगा? श,
तो आपने सुना होगा, है ना। शंकर जी के पुत्र गणेश, अब उन्हीं के आधार पर लोग अपना भी नाम रखते हैं। तो आइए इनका विच्छेद करते हैं। गणेश एक संधियुक्त शब्द है, ठीक है। अब इसका अगर आप विच्छेद करेंगे गणेश का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद गण प्लस ईश। गण माने लोग कह सकते हैं, ईश माने ईश्वर, यानी लोगों के जो ईश्वर है उस लोग में हम भी आ सकते हैं अगर उनके भक्त हैं तो, ठीक है। तो गण माने लोग, ईश माने ईश्वर, यानी लोगों के ईश्वर कौन है, गणेश जी को। तो गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गण प्लस ईश। अब हमने आपको यहां गौर कीजिए क्या बताया कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में या प्रथम शब्द के अंत में, बात एक ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रथम शब्द के अंत में या प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यानी इसमें क्या है, ह्रस्व दीर्घ आ, तो जो आया है उसको निकाल लेते हैं, ठीक। ये देखिए निकल गया, क्या निकल गया, छोटा आ था, ह्रस्व आ था, निकल गया, प्लस द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, है ना, प्रथम वर्ण में क्या हो, ह्रस्व दीर्घ ई उरी, अर्थात ह्रस्व ई उरी या दीर्घ ई उरी आ जाए तो क्या आ गया, प्रथम सॉरी द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई आ गया, प्लस यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व दीर्घ आए और द्वितीय के प्रारंभ में दीर्घ ई आए, तो हमने यहां पर देखिए, अगर आप गौर कर पा रहे हैं, ये है ना, तो आ ई मिलकर के ए, आ ओ मिलकर के ओ और आ रे मिलकर के क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक। तो अब आ ई मिलकर के क्या होगा, ए, ये हो गया गण प्लस ए प्लस सा, ठीक। अब संधि वर्णों का मेल है, वर्ण आपस में प्लस मतलब जुड़ेंगे, इस लड़ाई में ए जुड़ेगा और इसके साथ ये जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया, ग कड़ा, जब ए जुड़ेगा ये हो जाएगा, ये यहां खत्म हो गया और ये बन गया श, क्या बन गया, गणेश, ठीक। इसी तरह से सुरेश, महेश, ठीक है। अगर आप एक ओ वाला भी देख लें, आ ओ, तो ये बनता है, ठीक है, आप गौर करें और इसको स्वतः करें, ठीक। देखिए महोत्सव, महोत्सव, इसका विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका आ, इसका उ, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण उ, ये दोनों मिलकर के ओ हो गए, ठीक। तो ये क्या हो गया, म प्लस ओ प्लस शब्द, यहां जब बनाएंगे वर्णों का मेल कराएंगे तो ये बन जाएगा महोत्सव, क्लियर। तो ये आपका हो गया गुण स्वर छंद, ठीक है। इसी तरह से आप और भी शब्दों को लिख करके उनका विच्छेद करके फिर उनका संधि करेंगे, ठीक है। और ऐसी आशा और अपेक्षा भी करता हूं कि आपको काफी हद तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से देखिए, ठीक है, तो ऐसे शब्द पेपर में पूछता है कि प्रस्तुत या उपयुक्त या निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है या किस शब्द में आपका गुण स्वर संधि या गुण संधि, ठीक है।
तो संधि की पहचान मैं आपको बता दूं। क्या पहचान, ठीक है। पहचान में आप देखेंगे जहां पे जो संधि युक्त शब्द होगा, जो संधि युक्त शब्द होगा, और कैसा शब्द, गुण स्वर संधि का शब्द होगा, तो उस शब्द के मध्य के अक्षर पर, उस संधि के मध्य अक्षर पर, मध्य वर्ण पर या तो ए या तो ओ या तो रेफरा लगा, ठीक है। जैसे समझने के लिए ए ओ और ये रेफरा लगा, पहचान है। जैसे हमने कहा सुरेश, सुरेश में रा पे एक मात्रा, ए कौन सी संधि, गुण संधि। महोत्सव ओ की मात्रा हो गया। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव वा में आ और ऋषि करी, आ और री मिलकर के अर बन गया, तो क्या बन गया, देवर्षि। सप्तर्षि, ठीक है, ये अर वाले हैं, ठीक। तो ये पहचान क्या हो गई कि यदि गुण स्वर संधि वाला संधि युक्त शब्द है तो उस संधि युक्त शब्द के मध्य वर्ण पर या तो ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा या फिर रेफरा लगा हुआ होगा, तो वहां पर आप कौन सी संधि मानेंगे, गुण स्वर संधि, ठीक है। लेकिन अब कुछ अपवाद भी है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं, अपवाद भी है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि मनोहर, मनोहर देखिए ओ की मात्रा, और हमने बताया कि इस शब्द के मध्य पर ओ की मात्रा हो, जिसकी ओ की, वो गुण संधि होगा, नहीं, इसमें गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, कुछ अपवाद हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या फिर जब आपको व्यंजन संधि बताएंगे उस समय ये आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। इसका सही संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, तो ये विसर्ग संधि होगी। मनोज, मनः प्लस जा, मनोज, ओ देखकर मत मान, लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे जब ओ का निर्माण होगा तो किससे होगा, आ और ऊ से मिलकर के ओ का निर्माण हुआ होगा, तो वहां पर आपका गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। तो आप रमेश, गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश, महोत्सव, ठीक है, इस तरह से परमुदार, परमुदार हो जाएगा, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, ऐसे शब्दों को जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखकर उसका विच्छेद करेंगे, विच्छेद करके संधि करेंगे, और ऐसे शब्दों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में, आज नहीं आज तक कोई भी परीक्षा यदि आप देंगे तो उसमें आज के बाद मैं पूरी गारंटी लेता हूं, पूरा दावा करता हूं कि आपकी संधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि के विषय में। किस संधि के विषय में? वृद्धि स्वर संधि के विषय में, ठीक। आप गौर करें, हमारा अगला टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि, ठीक। लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे, ठीक। मैं बार बार मैंने आपको बताया है, मैंने चर्चा भी किया है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो किसी कक्षा विशेष के बच्चे हों या कंपटीशन के बच्चे हों, ठीक है, किसी भी चीज की तैयारी एक दिन में नहीं होती, और किसी ने सत्य ही कहा कि युद्ध की तैयारी हमेशा शांति काल में होती है। तो कंपटीशन की तैयारी या किसी बोर्ड विशेष की तैयारी हम बच्चों के लिए वो क्या होता है, एक युद्ध होता है, और हमने कहा युद्ध की तैयारी शांति काल में होती है।
तो आप घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपने इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल इत्मीनान से थोड़ा समय अपने लिए दे करके आप बाखूबी समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करूं, आपसे एक लाइन कहना चाहूंगा कि कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप समझदार हैं, आप अपनी तैयारी आप अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है आपका अवृद्धि स्वर संधि, अवृद्धि स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहते हैं अवृद्धि रेच। अवृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है? अवृद्धि रेच, ठीक है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी की जननी संस्कृत है। अगर संस्कृत को समझ गए तो हिंदी के काफी हद तक आप समझ जाएंगे, या हिंदी को अगर आप समझ गए तो काफी हद तक अधिकांशतः आप संस्कृत के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं, लगभग सभी गुण समान हैं। तो वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि का संस्कृत सूत्र है अवृद्धि रेच, ठीक। अब इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में या प्रथम शब्द के अंत में, देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम शब्द के अंत में या प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ आ आए, हर्ष या दीर्घ आ, हर्ष या दीर्घ मतलब हर्ष या फिर दीर्घ आ, ठीक। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ आ आए और दूसरे शब्द के, और दूसरे शब्द का, और ऐसे, और दूसरे शब्द का, और दूसरे शब्द का प्रथम, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, ठीक है, हर्ष या दीर्घ, या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ऐसे कर लीजिए, दूसरे ऐसे, देखिए वृद्धि शब्द वृद्धि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ आ या बड़ा आ है, ठीक है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ ना, सॉरी, प्रथम वर्ण ए आए ओ औ, ठीक। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए आई ओ औ, इनमें से कोई एक हो, ठीक है, इनमें से कोई एक हो तो, ठीक है, ओ आओ, इनमें से कोई एक हो तो दोनों वर्ण मिलकर, दोनों वर्ण मिलकर, ठीक है, वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, अर्थात यहां करना, अर्थात
आ या आ प्लस यानी हर्ष या दीर्घ आ इनमें से कोई एक आए और ए या आई, ठीक है, इन दोनों में से आ ए यानी इन दोनों में से कोई एक आए और इन दोनों में से कोई एक आए, तो आ ए मिलकर के वृद्धि करते अर्थात ये क्या बनेगा आई। क्लियर? आगे है आ या आ प्लस ओ या फिर औ, ठीक है, आ या फिर ओ इनमें से कोई एक, ठीक है, तो इन दोनों में से आ ओ या आ औ मिलकर के वृद्धि करते हैं और वृद्धि क्या होगी औ, ठीक, ये आपका होगा। देखिए वृद्धि स्वर्धन वृद्धि रेख, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ आए अर्थात हर्ष या दीर्घ आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ए ऐ ओ औ इनमें से कोई एक हो तो दोनों वर्ण मिलकर वृद्धि करते हैं अर्थात आ ए मिलकर के ऐ, आ ओ या आ औ मिलकर के औ का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब इसी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। यहां देखिए, इधर अगर जैसे शब्द दिया हो ठीक है, सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, सदैव शब्द है, ये संधियुक्त शब्द है और कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। इसका जब विच्छेद करेंगे तो सार्थक विच्छेद होगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष दीर्घ आ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष दीर्घ आ तो क्या आ गया? दीर्घ आ गया, सद प्लस आ, ठीक है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष दीर्घ आए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए ऐ ओ औ इनमें से कोई एक हो तो क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। आए तो आ ए मिलकर के ऐ, आ ओ मिलकर के औ हो जाते हैं, तो यहां पर आ और ए मिलकर के क्या बनेंगे? आए। क्या हो गया ये? सद प्लस ऐ प्लस वा, समझी क्या है? वर्णों का मिलन, तो क्या बन जाएगा? सद आई मिलेगा, फिर ऐसे मात्रा हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा आपका, ये बन गया वा। क्या हो गया? सदैव, ठीक, ये आपका हो गया सदैव। क्लियर? अब अगला अगर हम बात करें तो आगे है एकैक, ठीक है। अब आप बताइए एकैक का सही संधि विच्छेद क्या हो? तनिक विचार कीजिए और बताइए कि एकैक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप विचार करेंगे और उसका विच्छेद करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एकैक, हाँ बिल्कुल सही, आप जो दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। एकैक का सही संधि विच्छेद होगा एक धन एक। एकैक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक धन एक। ये इसमें क्या है? हर्ष आ, ये हो गया एक प्लस आ
प्लस द्वितीय में ए आई ओ में से कोई को ए प्लस का, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आई बनेंगे, ए प्लस आई प्लस का। तो इसको आप बनाएंगे एक एक, ठीक, ये आपका हो गया एक एक, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला, ठीक, जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ का। परमोषधि, ठीक है, आपका अगला है परमोषधि। ये ठीक है, परमोषधि, ठीक है। अब ये भी एक संधियुक्त शब्द है, ठीक है, इसका आप विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। हमने क्या बताया, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यानी इसमें हर्ष दीर्घ आ हो तो क्या है, हर्ष दीर्घ आ हो गया औषध, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए आई ओ इनमें से कोई एक आए तो देखिए आ गया औ प्लस शदि, ठीक है। तो ये समान वर्ण ना होकर के क्या होते हैं, भिन्न वर्ण होते हैं, आ और औ मिलकर के वृद्धि करते हैं और क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्रमोषध, ठीक, प्रमोषध, ये ठीक है। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ढेरों सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में मिल जाएंगे, जिसको आप इस तरह से विच्छेद करके हमारे इस नियम के द्वारा संधि कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कंपटीशन की तैयारी की, तो इसका भी एक हम आपको ट्रिक देते हैं। हमने उसमें आपको गुण संधि में बताया था कि संधि युक्त शब्द के मध्य में ए ओ या रेफ रा लगा हुआ, इसमें भी कुछ उसी तरह की पहचान है। देखिए पहचान, जो आपका वृद्ध स्वर संधि युक्त शब्द होगा, जो आपका वृद्ध स्वर संधि युक्त शब्द होगा, ठीक, वृद्ध स्वर संधि युक्त शब्द होगा, उस शब्द के मध्य अक्षर पर या मध्य वर्ण पर, ठीक है, आय या फिर औ की मात्रा लगी हुई होगी। रिपीट कर रहा हूं, यदि जो वृद्ध स्वर संधि युक्त शब्द होगा उस शब्द के मध्य वर्ण पर, ठीक है, अधिकांशता आय यानी इस तरह से औ, अर्थात इस तरह से, ठीक है, आप व्यवहारिक भाषा में कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से शब्दों के ऊपर दो चुटिया या दो चुटकी कह सकते हैं बनी हुई होगी, ये आय और ये औ। जैसे सदैव हमने कहा, सदैव देखिए एक देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, प्रमोषण देखिए औ है, वहां पे आय है, यहाँ पे, तो हमने क्या कहा कि वृद्ध स्वर संधि युक्त शब्द के मध्य वर्ण पर अधिकांशता डबल चुकी, अर्थात आय और औ की मात्रा लगी होगी, और जिस शब्द के मध्य में ऐसी मात्राएं लगी हुई हो तो आप देखकर ये निश्चित हो जाइएगा कुछ अपवादों को छोड़कर कि ये आपकी कौन सी संधि है, वृद्ध स्वर संधि। क्लियर? तो इस तरह से आज आपने स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि
और वृद्ध स्वर संधि के विषय में पढ़ा। अब बच्चों आप इत्मीनान से पढ़िएगा और अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करके हमें अवगत कराइए। हम अपने पढ़ाने के तरीके में और सुधार कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम टीचरों के लिए, हम अध्यापकों के लिए मोटिवेशन होता है आपको या आपके द्वारा किया गया लाइक। आप लाइक करेंगे, हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग आपको सही दिशा में सही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो व्याकरण से संबंधित या किसी भी विषय में वीडियो जब मैं डाउनलोड करूंगा, ठीक है, और उसको आपके चैनल पर अपलोड करूंगा तो इससे तत्काल ही वो सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से हमारे द्वारा बताई गई सभी बातें आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको यण स्वर संधि तथा अयाद स्वर संधि के विषय में विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। इसलिए कोई भी वीडियो आप देखने से मत चूकिएगा, अन्यथा आप आने वाली परीक्षाओं में अंकों से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।